हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द जुलाई रेवोल्यूशंस। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ कहानियों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तब ये टॉपिक आपको समझने में आसानी होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने द रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा था, और उसमें था जूसेपी मैज़नी के बारे में, मुख्य रूप से वो टॉपिक था। अब जैसे ही उसके बाद अगला हेडिंग देखोगे आप बुक में, तो उसके जस्ट अगला हेडिंग है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। तो उसमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, चाहे वो फ्रांस में होने वाली जुलाई रेवोल्यूशन हो, या फिर ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो, या फिर और भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस होंगे विश्व यूरोप के अनेक देशों में। और ये रेवोल्यूशन होंगे किसके खिलाफ? ये सारे रेवोल्यूशन होंगे कंजर्वेटिव या मोनार्की सिस्टम के खिलाफ होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जुलाई रेवोल्यूशन में हमें क्या क्या देखना है? द फर्स्ट अपफील्ड टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अच्छा, ये बताइए, जब 1815 में फ्रांस का राजा नेपोलियन हारा था, तो फ्रांस में फिर से कंजर्वेटिव सिस्टम आ गया था। और ये भी हमने बताया था कि 1815 से 1830 तक ये कंजर्वेटिव सिस्टम पूरे फ्रांस के साथ साथ यूरोप में भी प्रभावी रहेगा। लेकिन अब 1830 के आसपास फिर से रिवोल्यूशन हो रहे हैं। किसके खिलाफ? कंजर्वेटिव सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि जो जनता पहले नेपोलियन के शासनकाल के समय में वहाँ फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर चुकी थी, इक्वलिटी को एंजॉय कर चुकी थी, तो ये क्या आसानी से कंजर्वेटिव सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और उसी का परिणाम होगा कि फ्रांस में क्रांति होगा, और वो क्रांति होगा जुलाई 1830 में। इसीलिए इसे कहा जाता है द जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में। तो पहला रेवोल्यूशन जुलाई में हुआ फ्रांस में 1830 में। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर ओवरथ्रोन। मतलब 1815 के हार के बाद, नेपोलियन के बाद, जो बार्बन डायनेस्टी थी, जो कंजर्वेटिव डायनेस्टी थी, मोनार्की सिस्टम जो रीइंस्टेट कर दी गई थी, जो रिस्टोर कर दी गई थी, अब उसे क्या कर दिया गया है? ओवरथ्रोन कर दिया गया, उसे फेंक दिया गया है बाय द लिबरल्स, उदारवादियों के द्वारा। रिवोल्यूशनरीज इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एट इस हेड। अब उसे, जो कंजर्वेटिव था, जो सिस्टम था, उसे अब उखाड़ के फेंक दिया गया है लिबरल्स रिवोल्यूशनरी के द्वारा। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम किनकी लीडरशिप में इस्टेब्लिश किया गया? लुई फिलिप। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या हुआ? कि अभी भी मोनार्की सिस्टम है, लेकिन अब मोनार्क के पास अल्टीमेट पावर नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। अब वो काम करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। बर्बर राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा उखाड़ फेंका गया, जिन्होंने लुई फिलिप के नेतृत्व में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। जो फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हो रहा था, अब इसी का प्रभाव हुआ, इसी ने स्पार्क किया, चिंगारी जगाई। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम था, उसने आपको खुद को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लिया, क्योंकि वहाँ भी नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड होने लगी रेवोल्यूशन के प्रभाव में आकर। मैटरनिक वंस रिमार्क, मैटरनिक एक बार फिर कहता है, क्योंकि मैटरनिक सपोर्टर है कंजर्वेटिव का, और जैसे ही कंजर्वेटिव पर थोड़ा सा भी आँच आएगा तो मैटरनिक तिल मिला जाता है, और ये स्टेटमेंट देता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। और फ्रांस के बारे में ये कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इस स्टेटमेंट के पीछे बड़ा तर्क ये है, क्योंकि यूरोप में जितने भी बदलाव होंगे, वो सारे बदलाव फ्रांस से शुरू हो रहे हैं, और फ्रांस को देखते देखते यूरोप के और देशों में शुरू हो जा रहे हैं। जैसे आपके पास में किसी को जुकाम हुआ है, तो उसके जुकाम के प्रभाव में आकर और भी आसपास के लोग भी जुकाम से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे ही फ्रांस के साथ हो रहा था। जितने भी अपराइजिंग फ्रांस में हो रहे थे, या फ्रांस में जितने भी बदलाव आ रहे थे, चाहे कंजर्वेटिव सिस्टम नेपोलियन के हारने के बाद इस्टेब्लिश हुआ, तो उसका पूरा प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में कंजर्वेटिव सिस्टम पर पड़ा। फिर से रीइंस्टेट हो गया, फिर से रिस्टोर हो गया। लेकिन अब फ्रांस में फिर से जुलाई रिवोल्यूशन हो रहा है, तो उसका प्रभाव फिर यूरोप के अन्य देशों में रिवोल्यूशन के रूप में दिख रहा है। तो मैटरनिक कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है ना, तो उसका पूरा प्रभाव यूरोप के और देशों में जुकाम हो जाता है, यूरोप के और देशों पर दिखता है। तो जुलाई रिवोल्यूशन फ्रांस में इतना ही हमें देखना है। अब देखते हैं कि
इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनल अपील टेक प्लेस इन जुलाई 1830। जैसे ही जुलाई 1830 आए तो आपके दिमाग में ध्यान आना चाहिए कि जुलाई में 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। तो फर्स्ट नेशनलिस्ट अपील या क्रांति कहाँ हुआ था? फ्रांस में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अब दूसरा टॉपिक है, हमें द एज ऑफ रिवोल्यूशन में ही पढ़ रहे हैं। पहला हमने जुलाई रेवोल्यूशन देख लिया और जुलाई रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव हुआ, ब्रुसेल्स में भी उसका प्रभाव देखा गया। अब दूसरा है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये आपके रिवोल्यूशनरी जो द एज ऑफ रिवोल्यूशन में एक बड़ा पॉइंट है, इससे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे भी ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जान लेंगे कि ये ग्रीक और उसमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई क्यों हो रही है। क्योंकि ग्रीक माना जाता है, ग्रीस जो यूनान आज के रूप में जाना जा रहा है, यूनान पूरे यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी धर्म है उसका एक धार्मिक केंद्र है। अब धार्मिक केंद्र है, लेकिन ग्रीक उस समय पूरा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर का मतलब जो टर्की आज है, तो आप यदि विश्व का मैप देखोगे तो टर्की, आज का जो टर्की है वो यूरोप के कई देशों में साम्राज्य उसका फैला हुआ था और टर्की ही ऑटोमन एम्पायर का बड़ा लीडर था। तो ऑटोमन साम्राज्य जो है वो मुस्लिम बहुल था, ये इस्लामिक पूरा कंट्रोल करता था, लेकिन उसी के कंट्रोल में आ रहा था क्या? ग्रीक, जो कि ग्रीक क्रिश्चियनिटी का सेंटर पॉइंट है। तो यूरोप के देशों को लगा कि ये हमारा धार्मिक केंद्र है, ये मुस्लिम शासकों के या मुस्लिम कंट्रोल में क्यों है। तब उन्होंने यूरोप के और भी क्रिश्चियन देशों ने ग्रीक के इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है उसमें साथ देने लगे। और वही ग्रीक में यूरोप में या जितने भी क्रिश्चियनिटी सपोर्टर देश थे, उन्होंने जो ग्रीक था उसे इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट देना शुरू कर दिया। वही सपोर्ट ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है। तो पहला पॉइंट है कि यूनान 15वीं शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग्स द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास ने यूनानियों के बीच स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को भड़काया, जो 1821 में शुरू हुआ। तो 1821 में ग्रीक में इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे स्ट्रगल होने शुरू हो गए। और ये आप ध्यान रखना कि स्ट्रगल के पीछे मेन पर्पज़ क्या या मेन कारण क्या था। मेन कारण ये था कि ग्रीक ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था और ऑटोमन साम्राज्य पूरा इस्लामिक साम्राज्य था, जबकि ग्रीक एक क्रिश्चियन देश है और क्रिश्चियन देशों का एक सेंटर पॉइंट है उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी यूरोप के और देश थे वो लगता था कि हमारा जो धार्मिक केंद्र है, जो हमारा धर्म का हृदय है ग्रीक, वो तो ऑटोमन जो मुस्लिम साम्राज्य है उसके कंट्रोल में है, तो क्यों ना उसे मिलकर आज़ाद कराया जाए। और उन्हीं के प्रयास से ग्रीक में इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे रिवोल्यूशन होना शुरू होंगे। नेशनलिस्ट इन ग्रीक got support from the other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture। अब जो नेशनलिस्ट थे, जो ग्रीस से बाहर रहते थे, जो ग्रीस के देश के मुख्य निवासी थे लेकिन उस समय ग्रीस में नहीं रहते थे, वो भी ग्रीस के वार ऑफ इंडिपेंडेंस का सपोर्ट करने लगे। साथ ही साथ बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन देश जो ग्रीक के कल्चर, पुराने कल्चर और उनके रीति रिवाजों से इंस्पायर्ड थे या उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने भी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीक एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्रीक को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा। मतलब वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक सिंहासन है, मुकुट के रूप में उसे प्रदर्शित किया। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। और ये जो उनका स्टेटमेंट था, इसने पूरे यूरोपियंस को मोबिलाइज़ किया कि ये स्ट्रगल करें अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर जो ऑटोमन साम्राज्य, उसके खिलाफ स्ट्रगल में सहानुभूति दें या सहायता करें। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। जो अंग्रेज़ पोएट था लॉर्ड बायरन, इसने फंड को कलेक्ट कर लिया, बहुत सारे फंड जुटाए और ग्रीक की तरफ से वार लड़ने चला गया, लेकिन वहाँ पर फीवर के कारण इसकी मृत्यु हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन
इंडिपेंडेंट नेशन। और इतना स्ट्रगल करने के बाद 1832 में कंस्टेंटिनोपल की संधि के द्वारा ग्रीक को यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। मतलब अब ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं रहेगा ग्रीक। फिर से एक बार समराइज़ करते हैं, ये टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये ध्यान रखना है कि ग्रीस जो कि क्रिश्चियनिटी का एक रिलीजियस सेंटर पॉइंट था, वो उस समय ऑटोमन साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था उसके कंट्रोल में था। तो जितने भी यूरोपियन देश थे वो क्रिश्चियनिटी वाले देश, बहुसंख्यक देश हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि हमारा जो रिलीजियस सेंटर पॉइंट है ग्रीस, उससे ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में क्यों होना चाहिए। और वे सपोर्ट करने लगे ग्रीक के इंडिपेंडेंस के जितने भी स्ट्रगल थे। साथ ही साथ ग्रीस के देशों ने भी उसमें बहुत सारा सपोर्ट किया और परिणाम ये हुआ कि 1832 में ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल के द्वारा यूनान यानी ग्रीक को एक इंडिपेंडेंस नेशन के रूप में घोषित किया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस चैप्टर से या इस टॉपिक से बोर्ड में क्या क्या प्रश्न पूछे गए उसे देख लेते हैं। 2025 में 5 मार्क्स में आया था, हाउ डिड ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल अराउज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन यूरोप। किस प्रकार जो ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल है इसने एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को अराउज किया, जगा दिया यूरोप में। एक्सप्लेन विद सुटेबल आर्गूमेंट्स। तो आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट्स था, साथ ही साथ नेशनलिस्ट ग्रीक सपोर्ट के साथ अदर ग्रीक लिविंग जो एग्जाइल में थे उन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा वेस्ट यूरोपियन के देशों ने भी सपोर्ट किया। एक पोएट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीक को एक क्रेडल यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने भी फंड कलेक्ट करके ग्रीक में लड़ाई लड़ने चले गए, हालांकि बुखार के कारण उनकी डेथ हो गई। और 1832 में कंस्टेंटिनोपल की संधि के द्वारा ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। ऐसे ही 2020 में एक प्रश्न पूछा गया, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप। किस प्रकार ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने मोबिलाइज किया नेशनल फीलिंग को किनके बीच में, जो एजुकेटेड एलिट क्लास थे उनके बीच में पूरे यूरोप में। तो इस प्रश्न का आप सही जवाब देंगे, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग इन यूरोप इन द फॉलोइंग वेज। ग्रीक इन व्यू ऑफ पार्ट ऑफ यूरोप हैड बीन एनेक्स्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर। वही सारे बातें आप पॉइंट्स लिखे गए हैं। ये सारे पॉइंट्स यदि आप नोट कर लोगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक हम कवर कर लिए हैं, जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, साथ ही साथ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।